Hello everyone, welcome back. In today's class we will learn about real numbers. ठीक है, आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा रियल नंबर्स पे आधारित है. ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे रियल नंबर्स के जस्ट बगल में मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि आखिर ये रियल नंबर जो स्टैंडर्ड 10 का है. सो एक बार क्विक में बता रहा हूँ. ठीक है, चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 10. ठीक है, रियल नंबर्स का जो बेसिक इंफॉर्मेशंस था. ठीक है, हमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, प्राइम फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब कुछ हमने कवर करा है. ठीक है, एंड अभी हम सबसे लास्ट स्टेज पे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि इसके बाद वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स पे. ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, रियल नंबर्स स्टैंडर्ड 10, मेनली क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है. फाइंड the greatest number which divides 85 and 72. Find the greatest number which divides 85 and 72 living remainders 1 and 2 respectively. ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लेंगे. ठीक है, सिंपल जो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन और ईयर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. इट मीन्स ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए. ठीक है, और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा आपका एक तरह से माइनर पार्ट कह सकते हैं कि अपना ये माइनर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? HCF. अगर कहीं पे क्वेश्चन में हमें शो हो रहा है, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कहने का मतलब हो गया हमारा HCF. ठीक है, विच डिवाइड्स पहला नंबर कौन सा है? 85 है. ठीक है, और दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? 72 है. तो इट मीन्स वो ग्रेटेस्ट नंबर, वो HCF फाइंड आउट करना है जो 85 और 72 दोनों को जब डिवाइड करेगा. तो आपका अगर 85 को डिवाइड करता है तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1. अगर वो 72 को डिवाइड करता है इट मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा? 2. तो इतना समझ में आ गया कि हमें जो एक्चुअल वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना है? HCF निकालना है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 का टेबल में ये 5 जो है पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स
2 का टेबल में हम 2 बार में कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आखिर ये 2 से 5 जो है डिविजिबल क्यों नहीं हो पाया? इसलिए डिविजिबल नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम वही सेम चीज यहाँ पे दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेकर बताएं कि 2 का टेबल में ये 9 डिवाइड क्यों नहीं हो पाया, 2 एग्जैक्टली 9 को डिवाइड क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या जस्टिफाई कर रहा है? ये जस्टिफाई कर रहा है कि अगर ये डिविडेंड में हम एक घटा दे, जो एक एक्स्ट्रा आया है उस एक को अगर हम यहाँ पे घटा दे, क्योंकि 5 - 4 किए हैं तो 1 आया, इट मीन्स आप समझो कि 5 कहीं ना कहीं इस वैल्यू से 4 से और इस वैल्यू 1 से कहीं ना कहीं ग्रेटर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 डिवाइड क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 में एक क्या है, एक तरह से अधिक है, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि हम 2 से 5 को इसलिए भी डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो 4 से एक अधिक है। तो 4 से एक अधिक इट मीन्स अगर हम 5 में 1 घटा देंगे तो एग्जैक्टली ये 4 डिवाइड हो पाता। यहाँ पे भी सेम, अगर हम इस रिमाइंडर 1 को 9 में से एक घटा देंगे तो ऑब्वियसली 2 से हम आराम से 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अभी वैसे ही बनेगा जैसा मैं यहाँ पे आप लोग को बतला रहा हूँ। चलिए अब हम थोड़ा सा मेथड वाइज आएंगे, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें नहीं पता, हमारे लिए वो अननोन है, तो हम यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लिया, x। व्हेन x डिवाइड्स, अब कह रहा है, ठीक है, हमने वो रिक्वायर्ड नंबर को x मान लिया। अब कह रहा है कि व्हेन x डिवाइड्स, किसको, x डिवाइड्स 85 and 72, it leaves the remainders 1 and 2। तो हमने x मान लिया वो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि व्हेन x डिवाइड्स 85, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1, और वही x अगर हम 72 को डिवाइड करेगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, दिस मीन्स दैट इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है x, ठीक है, x जो है वो डिवाइड कर पाएगा 85 को, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। और वही x अगर 72 को डिवाइड करेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया, दिस मीन्स डैट कि हमने इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बतलाया था कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं डिवाइड कर पा रहा, वो इसलिए डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक वो अधिक है, ठीक है। तो अगर हम एक वो अधिक है, तो अगर हम यहाँ पे 85 देन दैट, अगर हम 85 में से जो एक अधिक है, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक अधिक है, तो 85 में से 1 हम अगर घटा दें एंड, ठीक है,
और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है जब वो 72 को डिवाइड करेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं 2 अधिक आ रहा है, तो 2 अधिक आ रहा है तो हम एक काम करेंगे 72 - 2, ठीक है। 70 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x, दैट इज, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो एक हमारा रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है, अगर हम वो घटा दे, ठीक है, और यहाँ से 72 - 2 घटा दे, ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, कहीं ना कहीं वो x से क्या होगा, कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आ रहा है उसको हम कम कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो डिविजिबल होगा, exactly divisible by x, that is x is a factor, x is a factor of 84, x कहीं ना कहीं क्या हो गया 84 और 70 का क्या हो गया फैक्टर, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट, it is the greatest. तो therefore x is the HCF. अब जब ग्रेटेस्ट है तो ऑब्वियसली x को हम क्या बतला सकते हैं, HCF ऑफ 84 and 70, ठीक है। x जो है यहाँ पे HCF कहलाएगा 84 and 70 का, यूजिंग द फैक्टर ट्री, the prime factorization of factorizations of 84 and 70 are 84 का क्या हो जाएगा 2 2 3 7, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 70 का 2 5 इंटू 7, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 हमारा कॉमन है, ये कॉमन है, 7 हमारा कॉमन है, 7 हमारा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स HCF क्या हो जाएगा 2 का सबसे स्मॉलेस्ट वाला पावर और यहाँ पे 7, इट मीन्स तो x का वैल्यू क्या हो गया 14, मतलब 14 वो रिक्वायर्ड नंबर है जिससे हम अगर 85 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 1, और अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 2, ठीक है। तो सिंपल हमारा ये क्वेश्चन था जिसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक सिंपल सा चीज़ को समझना है कि रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा है, जब रिमाइंडर शेष, हम रिमाइंडर का मतलब एक तरह से क्या कहते हैं शेषफल, तो शेषफल जब हमारे पास ऑलरेडी है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, और अगर वो एक्स्ट्रा हम घटा देंगे डिविडेंड में से तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 85 से कहा था कि वो डिवाइड करेगा 85 को, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं x जो है वो ऑब्स्टेकल है ना, 1 जो है यहाँ कहीं ना कहीं क्या है एक ऑब्स्टेकल है,
क्योंकि अगर 1 हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारा वो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, 84 डिविजिबल हो जाएगा। सेम यहाँ पे रिमाइंडर 2, इट मीन्स 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं 72 डिविडेंड है, अगर इसमें से हम ये घटा दें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया कि आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो फिर एग्जैक्टली 6x जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइड कर पाएगा। तो जब x ऑलरेडी डिवाइड कर पाएगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं x क्या हो गया, एक तरह से ग्रेटेस्ट x क्या हो गया, एक तरह से 84 और 70 के लिए हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, और साथ ही साथ ये ग्रेटेस्ट भी है। ठीक है, तो जब ग्रेटेस्ट है तो ऑब्वियसली वो HCF कहलाएगा 84 और 70 का, और यूजिंग द प्राइम फैक्टर हम जब HCF इसका फाइंड आउट करेंगे तो 40 निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर x इक्वल्स टू 40। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर x इक्वल्स टू 40। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव integer that will divide 398, 436 and 5, 42, living remainders 7, 11 and 15. Respectively. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, टाइप्स हमारा सेम रहेगा, लेकिन इस बार क्या है कि 3 नंबर है। तो पहले हम एक सिंपल सा जो है एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे उस चीज को कि आखिर यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। मानकर चलो कि यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ये 3 जो है 11 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? तो 3 का टेबल में 3 बार में 9। ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है 11, ठीक है, इस डिविडेंड में हमारा 2 जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है,
जिसके कारण हमारा वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर इस डिविडेंड में ये जो एक्स्ट्रा आया है, और आप सिंपल समझो ना भाई कि 11 में से हमने 9 घटाया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं 11 जो है डिविडेंड जो है वो बड़ा है 9 से, ठीक है। अगर 9 से बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है इससे भी बड़ा होगा। तो अगर इसी 11 में से हम 2 जो है माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा 3 का टेबल में वो 9 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पे 11 है और यहाँ पे हमने लिखा है 34, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 11 3 जा 33 है और यहाँ पे हमारा क्या आ गया माइनस। इट मीन्स कहीं ना कहीं 34 से ये ग्रेटर है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 34 से जो है आपका छोटा होगा। तो अगर हम इस 1 को डिविडेंड में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली 11 कहीं ना कहीं एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे सोचना है अपना, उसी परसेप्शन को, उसी क्या कह सकते हैं अजम्पशन को आपको यहाँ पे रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इट इज given that on dividing अब चूंकि वहां पे 2 नंबर्स थे, राइट, 85 और 72 था, तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स ये चीज तो क्लियर है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है, ठीक है। इससे ये चीज तो क्लियर हो गया क्योंकि HCF वैल्यू ही आपको बतलाता है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल, तो इट इज गिवन दैट ऑन डिवाइडिंग 398 by the required number there is a remainder of 7, ठीक है। सो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड। अब यहाँ पे 398 को अगर वो डिवाइड करेगा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मींस HCF, तो हमारा सबसे पहला जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। इट मींस रिमाइंडर 7 आने का मतलब क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं 7 अधिक है। अब अगर हम इस डिविडेंड में से हम 7 माइनस कर देंगे, दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट 398 में जो रिमाइंडर हमारा अधिक आ रहा है उसको अगर हम माइनस कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 391, ठीक है। और इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई required number, in other words required number is a factor of 391। अब यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि 391 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, कहीं ना कहीं वो 7 रिमाइंडर ज्यादा था इसलिए वो डिवाइड नहीं हो पा रहा था। इट मीन्स कहीं ना कहीं जब 7 हम माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा नया डिविडेंड होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द रिक्वायर्ड नंबर, और वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स HCF। इन अदर वर्ड्स रिक्वायर्ड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो रिक्वायर्ड नंबर है अगर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर हो गया। Similarly,
Similarly, required positive integer is a factor of 436 minus 11 and 542 minus 15. ठीक है, क्लियरली required number is the HCF of 391, 425 and 527. ठीक है, using the factor T, the prime factorizations of 391, 425, 527 are as follows. ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए. पहले हम 391 का निकालेंगे. 391 का एक तरह से क्या हो सकता है, आप 3 का टेबल में ये 2 से तो डिविजन हो नहीं सकता, 3 से हो नहीं सकता है, क्योंकि 9 1 10 3 13. ठीक है, 7 से 7 5 से 35 नहीं होगा. 11 3 से 33 नहीं होगा. 13 नहीं होगा. 17 का टेबल में आपका एक बार में 17, 9 में से 7 के 2, इसके टेबल में आ सकता है. एक बार 17 से डिवाइड करते हैं हम. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 17 के टेबल में. 17 1 जा 17, 17 2 जा 34. ठीक है, 425. सेवनटीन के टेबल में अगर हम 2 बार में देंगे तो 34 आ जाएगा. 17 1 जा 7 से 17 2 जा 34. तो यहाँ पे 17 हो गया इंटू 25 और लास्ट आ गया आपका 527. तो इसको भी अगर हम 17 में से 17 17 3 से 51. ठीक है, इट मीन 17 कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है, सबसे लिस्ट वाला पावर. इट मीन एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका मतलब है 17 से अगर हम डिवाइड करेंगे 398 को, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34. ठीक है, 58, 17 3 जा 51, 51 ऑब्वियसली करेक्ट है. ठीक है, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर हम लिख सकते हैं. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 17.
चलिए अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए यहां तक क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और भी हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक और पार्ट जो है हमारा कंप्लीट होना बाकी रह गया है, ठीक है। तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है PROVING, प्रूविंग irrationality, IRRATIONALITY of numbers। तो प्रूविंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक तरह से प्रूव करना सीखना है, प्रूविंग PROVING, ठीक है। इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ये क्लास टॉपिक हमारा रह गया है, ठीक है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। अब ये प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स में यहाँ पे कह रहा है कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स इन क्लास 9 वी हैव लर्नड अबाउट इरेशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इन क्लास 9 वी हैव लर्नड अबाउट इरेशनल नंबर्स, हमने क्लास 9 स्टैंडर्ड 9 में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स and their representation on the number line. Recall that a number is an irrational number if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0, for example। अब चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ नंबर इज एन number is an irrational number if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0। तो सबसे पहले हम एक इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, क्योंकि हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन कंप्लीट करा हुआ है, क्लियर है हमारा उस पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इट मींस ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म। अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जहाँ पे p और q भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और q नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर ये तीन कंडीशन, ये पहला कंडीशन, ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन और ये हमारा तीसरा, अगर ये तीनों कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा है इट मीन्स वो हमारा नंबर कौन सा कहलाएगा, वो रैशनल नंबर। लेकिन अब कह रहा है कि अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म। या तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हो सकता, या फिर वो p बाई क्यू जहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये तीनों का तीनों कंडीशन जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा वहाँ पे वो इरेशनल कहलाएगा, और जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा तीनों कंडीशन तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक तरह से क्या कह सकते हैं, वो इरेशनल नंबर कंसीडर होगा। जहाँ पे ये तीनों कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, ये जो पाई है, हम यहाँ पे एक और आपको दो एक्सिट कर दे रहे हैं, √2 डिवाइडेड बाई √5, ठीक है, और यहाँ पे पाई, ठीक है, एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में ये जो हमारा 1.4.2 है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, इन दिस सेक्शन वी विल प्रूव दैट √2, √3, √5 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे मेनली जो है इस सेक्शन में प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स में हम ये √2, √3, √5, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आर इरेशनल नंबर्स, किस प्रकार से ये √5 हमारा इरेशनल कंसीडर है, √3, √2 ये किस प्रकार से इरेशनल कंसीडर है, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन फैक्ट फॉर एनी प्राइम नंबर्स p, √p इज एन इरेशनल नंबर। एनी, अच्छा एक और चीज कह रहा है कि इनफैक्ट किसी भी प्राइम नंबर, अब सपोज 11 है, अगर हम यहाँ पे √11 बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा इरेशनल कंसीडर होगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 नंबर है, प्राइम नंबर है, 5 है, 7 भी है आपका प्राइम नंबर, तो जो भी प्राइम नंबर है, लेकिन अगर वही प्राइम नंबर
के बदले अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं √11 तो वो क्या है, एक तरह से इरेशनल नंबर है। इन प्रूविंग द इरेशनलिटी ऑफ दिस नंबर्स वी विल यूज द रिजल्ट इफ अ प्राइम p divides a square then it divides a. Also see theorem 2 on page 1.3. We will prove the irrationality of numbers by using the method of contradiction. ठीक है, तो हम यूज करेंगे, मतलब कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन क्लास 9 वी हैव आल्सो लर्न दैट द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये हमने पढ़ा है। ऑल्सो द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वी विल ऑल्सो प्रूव दिस रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने दिया है उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 is an irrational number। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखेंगे, एक ही क्वेश्चन पे हम दिमाग लगाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2023 में भी ये पूछा गया है। तो NCERT अगर आप पढ़ रहे हो तो इट मीन्स NCERT का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2010 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो √2 है वो किस प्रकार से एक इरेशनल कंसीडर होगा। ठीक है, तो हम यही चीज को प्रूव करेंगे कि आखिर अगर हम कोई चीज कह रहे हैं तो कहा जाता है ना कि उस चीज को एस्टेब्लिश करो। यहाँ पे भी सेम, अगर √2 को हम इरेशनल यहाँ पे कह रहे हैं तो आखिर किस वजह से कह रहे हैं, कोई तो वजह होगा जिस वजह से हम, जिस भी रीजन XYZ रीजन से आपका √2 जो है इरेशनल कंसीडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम
on the contrary, let us assume on the contrary that root 2 is a rational number। अब देखो, मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेकर के चलना है और कहीं ना कहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यूज करना है। तो अभी जो हम हैं रूट 2 को जो इरेशनल कंसिडर करेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा कि यहाँ पे मान करके चला कि लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी। हम एक काम करेंगे, अभी इरेशनल प्रूव करना है, बट हम अभी ये लेकर के चलते हैं कि ये आपका एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर प्रूव करके हम देखते हैं कि आखिर ये रूट 2 इरेशनल कैसे कंसिडर होगा। तो लेट अस assume on the contrary that root 2 is a rational number, ठीक है। then there exist positive integers a and b तो let us assume on the contrary that root 2 is a rational number। अब root 2 को हमने यहाँ पे assume कर लिया कि ये एक rational number है, ठीक है। तो then there, अब ये अगर rational number है तो rational number जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं हमारे पास क्या होता है, पहला p by q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये तीन चीज तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे भी सेम चीज है कि भाई अगर हमने रूट 2 को एक रैशनल कंसीडर करा तो देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। एक a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट हमने यहाँ पे क्या करा, रूट 2 जो है इसको हमने रैशनल कंसीडर करा था। इट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब इस हिसाब से p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे देखो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और p q जो है वो किसके बराबर होगा, इंटीजर्स, है ना। तो इसको हम a बाई b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b क्या होगा, a एंड b फिर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम कहने का मतलब है एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म, यही ना, क्योंकि हमने रैशनल नंबर के केस में ये चीज पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर जो है वहां पे हमने ऑलरेडी ये चीज क्लियर करा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर का मतलब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो कॉमन डिविजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a और b को हमने क्या करा, को प्राइम, दैट इज देयर HCF इज 1। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, एक तरह से HCF हमारा क्या रहेगा, 1। ये चीज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जो है क्लियर किया हुआ है। अब इम्प्लाइज दैट रूट 2 जो है इसका हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हम a बाई बी का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट 2
बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, इट मीन्स कहीं ना कहीं 2 जो है एक तरीके से आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर के लिए क्या हो गया वो। अब 2b स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब आप ये समझो कि कहीं ना कहीं 2 जो है ये एक तरह से कॉमन फैक्टर हो गया बी स्क्वायर का। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से 2 जो है वो बी स्क्वायर का क्या हो गया, एक तरीके से फैक्टर हो गया, है ना। अब आते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने जो करा वो क्या करा, 2 के साथ में बी स्क्वायर को यहाँ पे लेकर के गए, मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं 2 जो है एक तरीके से बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे एक और स्टेप करना है कि यहाँ पे बी स्क्वायर जो है वो अकेला रहेगा और यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो, इट मीन्स कहीं ना कहीं ए स्क्वायर जो है वो 2 से कम्प्लीटली रूप से डिविजिबल है। इम्प्लाइज दैट हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अब जब 2 जो है वो ए स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 जो है वो कहीं ना कहीं ए को भी डिवाइड करेगा। 2 जो है वो कहीं ना कहीं ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक में थोड़ा सा आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 इंटीजर माना ना, अब 2 जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ए का क्या हो गया, 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ए को, इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए, तो 2 एक तरह से क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, डिविजर हो गया ए का। अब सेम हम यहाँ करेंगे एक काम कि आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे ए के जगह 2c मान लेंगे फॉर सम इंटीजर c। अब ए के जगह हमने 2c मान लिया, इट मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ए की जगह हमने क्या मान लिया, c। यहाँ पे ए की जगह हमने क्या मान लिया, 2c, तो 2c का स्क्वायर हो गया। इम्प्लाइज दैट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट हम b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स 2 कहीं ना कहीं एक तरीके से b स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉमन फैक्टर हो गया, है ना, a और b। और हमने अभी यहाँ पे क्या देखा था कि a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम, दैट इज वेयर HCF क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये आपका एक तरीके से 1 हो गया और ये आपका हो गया 2। आगे हम बढ़ेंगे, अब कह रहा है फ्रॉम
1 and 2, we obtain that 2 is a common factor of A and B, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. This means that our supposition is wrong, hence root 2 is an irrational number. तो इट मीन्स अभी हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम 1 and 2 से यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, ए और बी का। लेकिन इससे पहले जब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ए और बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रैशनल हमने माना, तो वहाँ पे हमने देखा कि ए और बी जो है सिर्फ और सिर्फ उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो HCF 1 होगा कब, जब हमने वहाँ पे रैशनल नंबर कंसीडर करा था। आप समझो कि जब हमने वहाँ पे रैशनल नंबर कंसीडर करा तो वहाँ पे हमने लिखा था कि HCF आपका 1 होगा, इट मीन्स ए और बी जो है वो को प्राइम होगा, जिनका सिर्फ और सिर्फ HCF 1 होगा। तो हमने कहीं ना कहीं उसको रैशनल कंसीडर करा था, इसलिए अगर वहीं इरैशनल कंसीडर करा होता तो इट मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू होता, या HCF आपका 1 नहीं होता है ना, इट मीन्स को प्राइम नहीं होता। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कहीं ना कहीं हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी एक चीज़ को यहाँ पे इनकरेक्ट प्रूफ कर देंगे तो इट मीन्स वो इरैशनल कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स के केस में हमने वहाँ पे देखा कि जो HCF है, जो ए और बी है, उसका HCF हमारा जो बोथ ए एंड बी आर को प्राइम इट मीन्स HCF क्या होगा, 1। और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई, 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब 1 तो ऑलरेडी था ही, लेकिन फिर 2 भी जो है, ठीक है, इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको क्लियर इस्टेब्लिश कराता है कि ये गलत हो गया। इरैशनैलिटी प्रूव करने के लिए हमें कोई भी एक कंडीशन को क्या करना है, रॉन्ग प्रूव करना है। अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 को प्राइम या HCF सिर्फ 1 होता तो फिर कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपका रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे अदर देन 1 का मतलब 1 के अलावा भी है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन जो एक तरह से रॉन्ग था, हमने उसको रैशनल कंसीडर करा था, वह एक्चुअल में क्या था, इरैशनल नंबर था, वह एक्चुअल में क्या था, इरैशनल नंबर। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, ठीक है, कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो है ये। नेक्स्ट हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार चाहिए, ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।